हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे भारत की परमाणु शक्ति और परमाणु ऊर्जा के बारे में कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों है। आप देख सकते हैं कि साइड में मैंने वो बना रखे हैं। ये एटॉमिक पावर स्टेशन है, नरोरा पावर एटॉमिक पावर स्टेशन है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन नरोरा उत्तर प्रदेश में ही। आप नाम याद कर लीजिएगा। काकड़ा पार कहाँ पर है? गुजरात में है ना। ये कुडनकुलम सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। ये तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटका में, या आप देख भी सकते हैं कहाँ पर कुडनकुलम कहाँ पर है अगर देखा जाए तो। सॉरी, ये यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और तारापुर पावर स्टेशन देखा जाए तो ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, काकड़ा पार। ये सेकंड हाईएस्ट है। जो कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट है ये इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। इससे सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। काकड़ा पार सेकंड नंबर पर है, जो गुजरात के अंदर है, ठीक है। हमारा जो एम है वो देख लेते हैं। 2047 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है। बॉम्ब न्यूक्लियर जो पावर है उसको दो इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो बम बनाने के लिए, एक परमाणु ऊर्जा के लिए। तो जो इसका परमाणु ऊर्जा मतलब एक तरह से बिजली उत्पादन के लिए जो प्रयोग है और उसका पीसफुल पर्पज़ के लिए माना जाता है। और इसको दुनिया भर में एक तरह से सहमति भी है, इंडिया के लिए भी सहमति है। तो इंडिया जो अभी 8.18 गीगावाट बिजली का उत्पादन करता है, उसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है। इसका पर्पज़ ये है कि इंडिया की अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाए और विदेश में भी वो सप्लाई कर दे। ये इसका मैप है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री होती है, विकसित देश होता है, उसमें जो ऊर्जा खपत है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया का माना जाता है कि अगर इंडिया डेवलप कंट्री बनेगा, एक विकसित देश बनेगा, तो 6000 किलोवाट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया में जो अभी कंजप्शन है 1400 किलोवाट है बस, एक तरीके से किलोवाट आर। ये 6000 किलोवाट आर मतलब प्रति घंटे। एक सेकेंड, तो किलोवाट आवर की जरूरत पड़ेगी, जो अभी प्रति घंटे के साथ देखा जाए तो 1/4 है। यानी हम 1/4 उत्पादन ही कर रहे हैं। और जब तक हम इस बिजली उत्पादन नहीं बढ़ा सकते तब तक जो ये माना जाता है कि डेवलप हमें विकसित होने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हमारे थर्मल पावर स्टेशन है, यानी कोयले से चलने वाले वाटर पावर प्लांट है, यानी ये डैम वगैरह जो हैं, पानी से चलने वाले विंड पावर प्रोजेक्ट्स और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन हमें न्यूक्लियर पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत जो है वो 2047 तक एक विकसित देश बनना चाहता है। और 2070 तक इंडिया ने जो क्लाइमेट चेंज है उसमें अपने एग्रीमेंट भी करा है। हम भाई 2070 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त कर लेंगे। यानी हम जितना कार्बन का जो प्रोडक्शन करते हैं उतना ही उसको कंजप्शन कंप्लीट कर देंगे। यानी कार्बन का एक तरह से प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा भाई। अगर थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स पे हम रहते हैं, कोयला उत्पादक जो पावर प्लांट है उन पर होकर हम रहते हैं, तो क्या होगा कि हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको नेट जीरो एमिशन हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, फिर पेनल्टी वगैरह लगेगी। 2070 तक प्राप्त करने के लिए हमें ऐसे नॉन फॉसिल फ्यूल, यानी जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेसिकली कोल का ही माना जाती कि भाई कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, यानी इनको कम करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हमें जाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। इसके लिए क्या है, 2033 तक एक माना गया कि हमें कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन और परिचालन योग्य स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये 10 से 300 मेगावाट आर। अभी जो ये काकरापार, कुडनकुलम आपने पढ़े, नरोरा या रावत भाटा जो राजस्थान के अंदर है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर आप देखेंगे तो इनमें क्या है कि 300 मेगावाट, 250 मेगावाट, 700 मेगावाट के हैं, जो बड़े हैं रिएक्टर हैं। तो लार्ज स्केल रिएक्टर कौन से होते हैं? जो 300 मेगावाट से ऊपर होते हैं, 1000 मेगावाट तक के होते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 10 मेगावाट से 300 मेगावाट, और माइक्रो रिएक्टर 1 से 10 मेगावाट। तो हमें जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे 5 मॉड्यूलर रिएक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की आवंटन की आवश्यकता। अब क्या होता है कि देखिए क्या, किसी भी काम को करने के लिए दो ही तरीके होते हैं। पैसा तो खर्च होता है, तो पैसा दो ही तरीके से आता है, या तो सरकार दे या किसी प्राइवेट कंपनीज को लाया जाए कि भाई वो प्रोड्यूस करे और उससे पैसा कमाए और उसी से अपने जो पैसा लगाया है उसका इस्तेमाल करें। अब इसमें क्या समस्या आती है कि इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं वो तो ठीक है, लग जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर कोई
दुर्घटना हो जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उससे कुछ जनहानि रेडिएशन फैल जाता है, तो उसमें क्या सिचुएशन है, उसको किस तरीके से डील करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि एक परमाणु क्षति के लिए सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 लाया गया था। इसमें क्या था कि किसी भी कंपनी, कोई भी अगर विदेशी कंपनी इंडिया में सेटअप करती है, तो उसका जो था 500 करोड़ रुपये उसकी लायबिलिटी फिक्स कर दी गई थी। भाई उसको सिर्फ 500 करोड़ रुपये के ही डैमेजेस देने होंगे। इस बार थोड़ा सा बवाल मच गया कि बोले भाई जब न्यूक्लियर रिएक्टर, इंडिया में तो जनसंख्या ज़्यादा है, अगर न्यूक्लियर में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो इससे 500 करोड़ में तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पर डैमेज का कुछ भी नहीं हुआ, तो 8-10 हज़ार करोड़ रुपए नहीं बैठेगा। तो इसके कारण क्या हुआ था कि विदेशी कंपनियां जो आनी थी वो नहीं आई। जैसे फ्रांस से हमारे एग्रीमेंट हो गए थे, यूएसए से एग्रीमेंट थे, लेकिन इस पर हल्ला बचने के बाद वो नहीं आ पाए। क्या इसमें आप देखिए, ये सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो है परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 है, और हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इस ईयर को याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें कुछ चेंज करने के इन्होंने संकेत दिए, क्योंकि इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने होंगे तो कुछ ना कुछ ये देखेंगे। हो सकता है कि शायद फाइन ये जो है कंपनसेशन अमाउंट है इसको बढ़ाया जाए। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा हम अपनी न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस दिशा में भारत ने बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था। 1956 में एशिया का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इंडिया के अंदर ही बना था, अप्सरा जो था। इस न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर यानी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, इसका नाम था अप्सरा, और 1956 में सबसे पहले बना था। इनफैक्ट पहला न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर यानी पावर प्लांट जो था वो भी इंडिया के अंदर ही बना था, वो था तारापुर। ये यूएसए की मदद से बनाया गया था। इसमें एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम 235। नाइनटीन 1962 में, लेकिन कुछ इसमें परेशानी आई कि 1962 में क्या था कि हमें चीन से युद्ध लड़ना पड़ा। 1964 में परमाणु क्लब में इस्तेमाल इंक्लूड हो गए। फिर 1968 में क्या हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन TTI, जिसको देख लिया NPT। कहीं पे 1968 आता है, कहीं 1969 आता है, तो अलग अलग है। वैसे जनरली 1968 में आता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन TTI कि भाई इसका जो बम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और 1974 के बाद क्या हुआ, हमने जब शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया तो उसके बाद हम पे काफ़ी रोक लग गई, जैसे कनाडा ने अपने हाथ खींच लिए। तो ये था। तो भारत को राजस्थान में कार्यरत जैसे 220 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर डिजाइन को सफलतापूर्वक स्वदेशी बनाने में समय लगा। ये प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर एक्चुअली पहला स्टेज है इंडिया की। 3 स्टेज बताओ या नहीं बताओ तो बता दें, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, 3 स्टेज। तो उसकी जो पहली स्टेज है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स की, इसमें क्या होता है, यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है। बम बनाने के लिए तो यूरेनियम 235 की ज़रूरत है, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम 235 की जरूरत नहीं होती। इसको थोड़ा बहुत अमाउंट होता है, उससे ही काम चल जाता है। एक बार बस शुरू हो जाए तो यूरेनियम 235 से स्टार्ट करके फिर यूरेनियम 238 को इस्तेमाल करके प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स बनेंगे। इसका लाभ ये है, जैसे मैंने बोला कि इसका लाभ ये है कि इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है। इंडिया में ये कितना, लगभग 54,000 टन है। यूरेनियम जो है 238 इंडिया में 54,000 टन है। 54 है, कहीं 55 बता देते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही है, तो लगभग इतना ही है। तो इसका लाभ ये है कि इसे ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया गया। जबकि तारापुर हल्के जल रिएक्टर के डिजाइन में संवर्धित, जो तारापुर पावर रिएक्टर है, जिसमें जो सबसे पहला पावर रिएक्टर था एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का पहला पावर रिएक्टर था, उसको यूरेनियम 235 इसका इस्तेमाल किया, जिसे भारत ने अमेरिका और बाद में फ्रांस से प्राप्त किया था। तो उससे शुरुआत हुई। तो पहली जो स्टेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की है। भारत ने इसके बाद ही 220 मेगावाट PHWR इकाइयाँ नरोरा, केगा कहाँ पर है बताइएगा, मैंने आपको बता भी दिया, काकड़ा पार आदि में स्थापित की गई। और डिजाइन को 540 मेगावाट जो तारापुर में था स्थापित किया, 700 मेगावाट तक उन्नत किया, यानी उसको 700 मेगावाट एनर्जी प्रोडक्शन तक उसको लेकर आए। काकड़ा पार की 2 इकाइयाँ 2024 में चालू हुई है। अब देखिए, सबसे जो बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में कुडनकुलम है, तमिलनाडु के अंदर, और सेकंड जो हाईएस्ट है वो है काकरापार। भारत के चरण देख लेते हैं कार्य। चलो मैं इसको चरण को आपको बाद में पढ़ाऊँगा।